Let us discuss the test of electric field. So the first question was, why do the electric field lines never cross each other? इसका मीनिंग बनेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सोर्स से या चार्जेस से कभी ऐसे कट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। अब अगर ये कट करेंगी तो दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट लाइंस आएंगी, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगी उस पॉइंट पर। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसी नॉलेज को अगर हम वर्ड्स में लिख देते हैं कि इफ दीज लाइंस विल इंटरसेक्ट, there will be two different directions of tangent lines, means two different direction of electric field, which is not possible। तो वो उसका आंसर हो जाता। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा था, in which orientation a dipole placed in a electric field is stable and unstable equilibrium। एक डाइपोल कब मोस्ट स्टेबल होता है और कब मोस्ट अनस्टेबल होता है? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो जो टॉर्क लगता है वो 0 डिग्री 0 वैल्यू का हो जाता है, यानी कि मोस्ट स्टेबल उसकी पोजीशन हो जाती है। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने थीटा 0 डिग्री लिख देता फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन, थीटा 0 डिग्री मीन्स कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और डाइपोल भी उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। और अगर डाइपोल का प्लस क्यू इधर होता, माइनस क्यू इधर होता, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होती, यानी कि पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल 180 बनता, तो वो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन होती। तो ये इसका आंसर था 1 मार्क के लिए। थर्ड डेरिवेशन है। फोर्थ एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। शो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। तो मान लो ये एक डाइपोल को हम टेढ़ा दिखा दें इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो लगेगी प्लस क्यू इंटू ई। और जो माइनस क्यू पे फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लो ये एक डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब नेट फोर्स जो इस पे लगेगी वो F1 प्लस F2 हो जाएगी। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन सेकंड चार्ज का वेक्टर सम। अब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है प्लस क्यू ई, और सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रही है माइनस क्यू ई। तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई ऐड होकर 0 आंसर दे देगा। तो इस पे नेट फोर्स 0 लगेगी, तो ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था, डाइपोल वाज ए लाइन पैरेलल टू द फील्ड। पहले एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब इसको रोटेट करना है 180 डिग्री से, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब किसी भी डाइपोल को टर्न करने के लिए जो वर्क डन होता है उसका डेरिवेशंस के थ्रू हमने एक फार्मूला निकाला था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द डाइपोल इज PE cos थीटा I माइनस cos थीटा F। थीटा I इज द इनिशियल एंगल जहां से हमने टर्न करना शुरू किया, टू थीटा F जहां तक हमने टर्न किया। अब एज पर गिवन न्यूमेरिकल हमें उसे 0 डिग्री से 180 डिग्री टर्न करना है। तो इसका मतलब थीटा I 0 डिग्री हो गया,
और थीटा फाइनल 180 डिग्री हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको पता है cos 0 डिग्री +1 होता है और cos 180 -1 होता है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये +1 यानी कि +2 हो जाएगा। तो जो वर्क डन इस डाइपोल को टर्न करने में होगा वो 2pe के बराबर हो जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी से। इसकी क्या स्टेटमेंट थी? If 10 raised to the power 9 electrons moves out of a body to another body per second, तो इसकी हिंदी बनाओ। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मूव कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उनकी संख्या दी हुई है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ट्रांसफर्ड हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हमें कितना समय लगेगा टोटल टाइम निकालना है ताकि हम 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर कर सकें। ओके, हाँ जी, वी नो चार्ज ट्रांसफर्ड, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये पढ़ा था कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है Q, तो वो N इंटू E के बराबर होता है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब हमें कैपिटल Q तो गिवन है कि हमें 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करना है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होता है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि इस पूरे बॉडी को अगर 1 कूलम का चार्ज देना है तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि हमें टोटल नंबर निकालना है। तो इसको अभी मैं इक्वेशन 1 क्या के रख देता हूं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, अब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम हमने उसको दिया 1 कूलम के चार्ज के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम। हम इक्वेशन 1 में कैपिटल N की जगह ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। आप ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को N डैश भी कह सकते हो, तो हम N डैश के लिए लिख लेंगे N/T इंटू T इंटू E। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें पता है। 1 कूलम गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी गिवन है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर 1 सेकेंड। कैपिटल T हमने फाइंड करना है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम यहाँ से कैपिटल T के लिए अलग कर लेते हैं, तो इस जगह 1/10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। 1/1.6 10/16 हो जाएगा। ये 10 की पावर 10 -9 और -19 पावर -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगी पावर। ये 5/8 पे चला जाएगा। 5/8 होता है 0.625 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड्स। अगर हम डेसिमल को एक प्लेस मूव कर दें राइट साइड, तो ये हमारा आंसर आ गया कि इसको पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना जिनका गलत था। उसके बाद 6 फिर से डेरिवेशन थी, आप खुद कर लेना। 7th एक न्यूमेरिकल था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा था कि 2 पॉइंट चार्जेस +Q एंड -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B एंड C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। तो इसकी हम हिंदी बनाए तो ये होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC,
जिसके दो कोनों पे बी पे प्लस क्यू और सी पे माइनस 2q चार्ज रखे हुए हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड को ए लेना है। Obtain the expression for the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A। तो मैं ए पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बी और सी चार्जेस के द्वारा उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना। ऐसे न्यूमेरिकल हमने बहुत किए थे, एनसीईआरटी में भी बहुत हैं। अब क्योंकि ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आप ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी और सी के चार्जेस के द्वारा वो निकाल लेते हैं। अब ए पे बी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे आउटवर्ड होगी जबकि सी की अंदर की तरफ को होगी। ठीक है, आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि कैसे डायरेक्शन निकालना है, कि वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये प्लस क्यू रिपेल करेगा बाहर की तरफ, जबकि ये माइनस 2q सोर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी। अब किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का फार्मूला होता है 1/4 पाई ई नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बी पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी भी निकाल लेंगे, जो सी पे चार्ज रखा हुआ है सोर्स चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि -2q बाई ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट q बाई ए स्क्वायर, जबकि ये आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट 2q बाई ए स्क्वायर। तो ये हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आप किसी एक वैल्यू को ई से कह दो तो ये वाली वैल्यू 2e हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर एडिशनल आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू 2e हो गई। अब हमें इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो EB और EC में एंगल 120 हो जाएगा। तो ये नॉलेज हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करेगा उसके मैग्नीट्यूड में। हमने +1 में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ EA स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ EB स्क्वायर +2 मैग्नीट्यूड ऑफ EA मैग्नीट्यूड ऑफ EB इंटू कॉज ऑफ जो भी उनके बीच का एंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब EA में इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने E बोला है तो ये E स्क्वायर हो जाएगा, EB 2E का होल स्क्वायर हो जाएगा +2E इंटू 2E इंटू कॉस 120 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, E स्क्वायर प्लस 2E का होल स्क्वायर हो जाएगा 4E स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4E स्क्वायर। कॉस 120 माइनस हाफ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 120 डिग्री इज माइनस हाफ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 के टेबल पे 2 कैंसिल हो रहा है, ये ई स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर 5e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो ये 3e स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा यानी कि √3e। अब क्योंकि ये फाइनल आंसर है तो हमने ई जिसको बोला था वो पुट कर देते हैं। अब ई हमने इस वैल्यू को कहा था, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमें डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन कि ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में लगेगा, tan बीटा। अब +1 में हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का फार्मूला किया था, पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। ये फार्मूला था डायरेक्शन निकालने का। अब मैग्नीट्यूड ऑफ B सेकंड वेक्टर EB है हमारे पास 2E थीटा 120 है, 2E sin 120 E है प्लस 2E cos 120 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही थी, 2E ऐसे नीचे की तरफ थी,
ई आर इधर को है, तो ये ई आर मान लो बीटा एंगल बना रहा है 2E के साथ। तो हमारा ये ऊपर सॉरी ई आएगा और नीचे यहाँ पे 2E आएगा, यहाँ पे ई आएगा, क्योंकि हम बी वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके साथ ये बीटा नहीं है। तो ई साइन 120 इक्वल होता है √3/2 के, और cos 120 इक्वल होता है -12 के। तो साइन 120 डिग्री cos 30 के इक्वल होता है, यानी कि √3/2, और cos 120 अभी बताया। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3e/2, नीचे अगर 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3e/2 इजिकल टू tan बीटा। 4 बार डिवाइड हो रहा है तो इसे फ्लिप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3e/2 ओवर 2/3। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3/1 1/3 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि tan बीटा 1/√3 कब होता है, जब बीटा 30 डिग्री होता है। इसका मतलब वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा सी वाली लाइन के साथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट। इस पे भी सारे क्वेश्चंस को देख लेना।